ऑलराइट, तो वेलकम बैक। हम अपनी चर्चा आगे चालू करते हैं और आज की क्लास में कुछ नई चीजें, कुछ नए टर्म्स समझने की कोशिश करते हैं। देखो, होता ऐसा है नेचर में। से फॉर एग्जांपल मेरे पास ही ग्राउंड सरफेस, ठीक है। यहां पे मुझे एक रॉक टाइप मिल रहा है, ठीक है। आमतौर पे हम बोल देते हैं सैंडस्टोन मिल रहा है, ठीक है। सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक। फिर इस सैंडस्टोन के ऊपर मुझे तुरंत एक दूसरा रॉक टाइप मिल रहा है, इसे हम बोल देते हैं से फॉर एग्जांपल शेल। ये भी एक रॉक है, ठीक है। फिर मुझे इसके ऊपर दोबारा सैंडस्टोन मिल रहे हैं और फिर उसके ऊपर मुझे शेल, ठीक है। अब ये एक्चुअली में हुआ क्या होगा, आप खुद सोच के देखो भाई। हमें पता है कि सेडिमेंट टूट के आता है और एक जगह पे बैठ जाता है, डिपोजिशन बोलते हैं उसको। डिपॉजिट होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक। अब मुझे अगर इस तरीके का सीक्वेंस दिख रहा है, यानी तुरंत इसके ऊपर ये है, फिर ये, फिर ये, इसको हम बोलते हैं कन्फर्मेबल सीक्वेंस। कॉन्फर्मेबल सीक्वेंस, इसको हम प्रेडिक्ट इंटरप्रेट कैसे करते हैं? इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि देयर इज नो ब्रेक, देयर इज नो ब्रेक इन सेडिमेंटेशन। ठीक है, यानी कि जो पानी इसको डिपॉजिट कर रहा था, थोड़ी देर बाद वही पानी इसको लेके आएगा, फिर इसको लेके आएगा, फिर इसको लेके आएगा। थोड़ी देर मतलब जियोलॉजी में जब हम टाइम की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्पैन ऑफ टाइम। हम बहुत बड़े वक्त की बात कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की बात करते हैं, इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जाते हैं हम लोग, मिलियंस एंड मिलियंस तक, ठीक है। तो ये है कन्फर्मेबल सीक्वेंस। अब लेकिन एक्चुअली में ना रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है? प्रैक्टिकली ऐसा होता है, एक लेयर डिपॉजिट हुई, दूसरी लेयर डिपॉजिट हुई, अब ये दोनों डिपॉजिट नहीं होंगे। तो रियलिटी में जो मुझे देखने को सीक्वेंस मिलेगा ना, वो कुछ ऐसा मिलेगा। यहां पे कोई डिपोजिशन नहीं हुई, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इससे मार्क कर देते हैं ऐसे, और यहां लिख देता हूं नो डिपोजिशन। या फिर हमारा रिवर कह रहा है कि भाई मुझे ब्रेक दे दो, ब्रेक टाइम चल रहा है, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई डिपोजिशन नहीं हो रही। या फिर एक चीज और हो सकती है, यहाँ पे होगी इरोजन। इरोजन का क्या मतलब है भाई? नदी के अंदर, अभी हम सिर्फ नदी को लेके समझते हैं, नदी के दो काम है क्या? एक करना है डिपॉजिट, दूसरा करना है इरोड। डिपोजिशन का मतलब, जब आप सोच के देखो कोई चीज डिपॉजिट कब करेगी, पानी की स्पीड जब बहुत तेज होगी तब वो क्या करेगा, वो काटना चाहेगा। लेकिन पानी की स्पीड जब बहुत धीरे, एकदम शांत पानी है, आप अपने घर में भी ग्लास ऑफ वाटर उसमें सैंड डाल के देखना, शांत करना उसको, सारी नीचे सेटल हो जाएंगे। तो जब वाटर की स्पीड बहुत कम होगी तब क्या देखने को मिलेगा मुझे? डिपोजिशन, ठीक है। तो ये जो डिपोजिशन हो रहा है, यानी ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे एक एनर्जी कंडीशन के बारे में बता रहा है कि यार एनर्जी जो है इस वक्त थोड़ी सी लो रही होगी, तभी डिपॉजिट कर पा रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, अब एनर्जी वो नहीं रही, यानी पानी आ रहा है, डिपॉजिट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी। या तो दो सिनेरियो मैंने आपको बताया, या तो सिनेरियो नंबर 1 कोई डिपॉजिशन नहीं हो रही, या फिर सिनेरियो नंबर 2 है डिपॉजिशन ना होके इरोजन हो रही है, यानी पानी की स्पीड इतनी बढ़ा दी हमने वहां पे कि जो सामान पहले डिपॉजिट था अब वो इरोड हो जाएगा। तो इन दोनों ही केसेस को हम क्या बोलते हैं कि देयर इज अ हाइटस। हाइटस या फिर लकूना भी बोलते हैं इसको, जियोलॉजी में हम लोग लकूना, ठीक है। यानी कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ कि सेडिमेंटेशन में एक ब्रेक आ गई, और फिर थोड़े टाइम बाद मुझे क्या देखने को मिलेगा? फिर इस ब्रेक के बाद मुझे दोबारा ये जो अपना सेडिमेंट्री रॉक था पहला वाला, और फिर उसके बाद दूसरा वाला, ये वापस। तो ये जो बीच में ब्रेक आया, इस ब्रेक का नाम है अनकन्फर्मिटी। इस ब्रेक को हम लोग बोलते हैं अनकन्फर्मिटीज, ठीक है। तो एक होता है कॉन्फर्मेबल सीक्वेंस, जहां पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लेयर डिपॉजिट होती जाती है, ठीक है। एक ही तरीके का एनवायरमेंट चल रहा है। एक होता है
अनकंफर्मिटी, अनकंफर्मिटी मतलब एक ब्रेक आ गया, अब एनर्जी कंडीशंस चेंज होगी, पहले जैसी नहीं रही, पहले जो था अब इसमें कुछ बदलाव आया, जैसा कि होता ही है ना। जैसे कि आप अक्सर देखते हो कि अगर हम किसी बिजनेस की से फॉर एग्जांपल बात करें, तो बिजनेस में क्या होता है, आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, फिर बीच में एक टाइम आता है, आपने देखा होगा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, एकदम सूखा पड़ा, उस ब्रेक को हम बोल रहे हैं अनकंफर्मिटी। अब उस ब्रेक में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई प्रॉफिट ना हो रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके पास बड़ा भारी नुकसान चल रहा हो, तो उस नुकसान को मैं इरोजन बोल रहा हूँ, इरोजन हो रही है वहां पे। तो ये जो ब्रेक है, यानी कि कमाई नहीं हो रही, पहली चीज, यानी कि ब्रेक मिल गया। दूसरा, इरोजन हो गई, यानी कि लॉस हो रहा है खूब सारा, जो जमा करा हुआ है वो भी चला जा रहा है, इन दोनों को हम बोलते हैं अनकंफर्मिटी। तो जब मैं एक पूरा सीक्वेंस देखूंगा तो मैं देखूंगा प्रॉफिट 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 की साइकिल रुक गई, फिर ना प्रॉफिट ना लॉस, या फिर बहुत सारा लॉस, उसके बाद फिर प्रॉफिट 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 चालू। तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं अनकंफर्मेबल सीक्वेंस, यानी बीच में एक अनकंफर्मिटी मौजूद है। तो अभी अनकंफर्मिटीज कितने टाइप की होती है, वही हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, आप इसे नोट करो। फिर मैं आपको दो चार चीजें और बताता हूं उसके बारे में। ये जो था ना इन दोनों के बीच में, ये जो है इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिग्राफिक कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? ये वाला जो पार्ट है, ये कॉन्टैक्ट है ना एक, भाई ये है सीक्वेंस वन, सीक्वेंस टू, इन दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट है, इसे बोलते हैं स्ट्रैटिग्राफिक कॉन्टैक्ट, स्ट्रैटिग्राफिक कॉन्टैक्ट। ठीक है, कितने तरीके के होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला आता है वर्टिकल कॉन्टैक्ट, जो अभी हम देख कर आए हैं। वर्टिकल कॉन्टैक्ट में हम क्या देखते हैं, भाई सिंपल सी बात है, वर्टिकल कॉन्टैक्ट में कुछ नहीं होता, एक लेयर ऐसे डिपॉजिट हुई, ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये मेरे लेयर ए है, इसके ऊपर दूसरी लेयर डिपॉजिट हुई, से फॉर एग्जांपल ये मैं मान के लेता हूं ये मेरी लेयर बी, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे बीच में या तो हो गई इरोजन, या फिर कोई डिपोजिशन नहीं हुई, यानी कि इरोजन बोल देता हूं मैं इसको, या फिर मैं लिख देता हूं ब्रेक इन सेडिमेंटेशन, ठीक है। फिर उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, ठीक है ये हो गया, ये कुछ साल चला, फिर यहाँ पे दोबारा से मेरी ए लेयर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गई, और फिर थोड़े टाइम बाद मेरी बी लेयर डिपॉजिट होना स्टार्ट, ठीक है। तो बीच में मुझे क्या देखने को मिला, मुझे एक अनकंफर्मिटी देखने को मिली ना, क्या बोलेंगे हम इसको, अनकंफर्मिटी, ठीक है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि ये हाइटस है तो घबराना नहीं है, अगर कोई बोलेगा लकूना है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। बेसिकली ये क्या बता रहे हैं, ब्रेक इन सेडिमेंटेशन। अब वो ब्रेक या तो सिर्फ ब्रेक हो सकता है, या फिर उस ब्रेक के अंदर इरोजन भी शामिल हो सकती है। मैं क्या समझा रहा हूं, आप देखो, अगर मैं इस तरीके से देख रहा हूं, वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं ना हम लोग, वर्टिकली अपवर्ड, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम वर्टिकल स्ट्रैटिग्राफिक कॉन्टैक्ट। वर्टिकल क्यों, मैं ऐसे ऊपर जा, वर्टिकल, एक लेटरल भी होता है, अभी हम देखेंगे, ठीक है ना, समझ में आई बात, वर्टिकल, ठीक है। इसको नोट देखो, मेरे लिए आसान काम होगा, मैं आपकी किताब उठाऊं, उसमें से फोटो क्लिक करूं और यहाँ लाके लगा दूं, उस फोटो को एरो एरो, एरो करके समझा दूं। लेकिन जब हम खुद से बनाते हैं चीजें, तो वो अंदर जहन में बैठ जाती है हमारे, इसीलिए आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं बोर्ड का इस्तेमाल करूं, पेन का इस्तेमाल करूं। इसीलिए आप भी बुक के डायग्राम्स पे रिलाय मत करो, आप अपने नोट्स बनाओ, और ये जो मैं डायग्राम्स यहाँ पे बना रहा हूँ आप इनको बनाओ, ठीक है। एग्जाम में भी जब आप ये लिख के लेके आओगे ना डायग्राम के साथ, तो इट विल फेच यू मोर मार्क्स एनी डे, इट इज गोइंग टू फेच यू मोर मार्क्स, ठीक है। अच्छा, तो अब अगली चीज क्या है, अब इस वर्टिकल में ना देखो दो टाइप्स होते हैं, पहला है एब्रप्ट और दूसरा है ग्रेडेशनल। इसका क्या मतलब है मैं समझा देता हूँ 2 मिनट लगा के। अभी जो हमने सीक्वेंस बनाया था ना उसको दोबारा बना देते हैं, यानी कि यहाँ पे मेरे पास लेयर ए थी, यहाँ पे मेरे पास लेयर बी थी, ठीक है। ये चलो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देके समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डिपॉजिट करा रहे हैं हम, इसे बोलते हैं सैंडस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन।
जस्ट इसके ऊपर हमने क्या किया, सैंडस्टोन के ऊपर हमने डिपॉजिट कराना शुरू कर दिया लाइमस्टोन, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है लाइमस्टोन। घबराने की कोई बात नहीं है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार ये क्या कैल्शियम कार्बोनेट टिकते जा रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट कुछ और है। इन दोनों के बीच में आपको एक शार्प ब्रेक दिख रहा है, शार्प ब्रेक। इस शार्प ब्रेक को हम बोलते हैं एब्रप्ट कॉन्टैक्ट। एब्रप्ट मतलब शार्प, एक पूरा खत्म उसके बाद दूसरा आके शुरू हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूं ग्रेडेशनल कैसे अलग होगा इससे। ग्रेडेशनल में क्या होगा कि भाई मेरे पास ये सैंडस्टोन डिपॉजिट हो रहा था, ठीक है, सैंडस्टोन डिपॉजिट हो रहा था, सैंडस्टोन, लेकिन उसी के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे ना कैल्शियम कार्बोनेट भी आने लग गया, और साथ में हमारा सैंडस्टोन भी डिपॉजिट हो रहा था और कैल्शियम कार्बोनेट भी चल रहा था साथ में। और धीरे 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 कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया सैंडस्टोन को, और अब यहाँ पे आके मेरे को सिर्फ और सिर्फ लाइमस्टोन देखने को मिल गया। तो अब ये जो सीक्वेंस है देखो, यहाँ पे लाइमस्टोन है और यहाँ पे सैंडस्टोन है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों के बीच का जो कॉन्टैक्ट है, ये वाला पार्ट देखो आप, ये एब्रप्ट नहीं है। एब्रप्ट का मतलब है तुरंत से चले जाना, खत्म हो जाना और दूसरे का शुरू हो जाना। ये ग्रेजुअल है, दिस इज व्हाट इज ग्रेजुअल, इसे हम बोलते हैं ग्रेजुअल कॉन्टैक्ट। ये दोनों ही वर्टिकल है, ऐसे जा रहा हूं ना मैं ऊपर, देखो मैं कैसे मूव कर रहा हूं, मैं ऐसे देख रहा हूं इस डायरेक्शन में, क्योंकि सेडिमेंटेशन ऐसे ऐसे चल रही है, तो वर्टिकल, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। एक है ग्रेजुअल, दूसरा है एब्रप्ट। ग्रेजुअल और एब्रप्ट में फर्क क्या है समझ में आता है, ठीक है। जैसे जैसे मान लेते हैं कि मौसम की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब गर्मी से सर्दी में जो ट्रांजिशन होता है, क्या वो एब्रप्ट होगा या ग्रेजुअल होगा। धीरे 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 गर्मी खत्म होती है ना, मानसून आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर में बड़ा गुलाबी मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, फिर जाके ठंड स्टार्ट होती है। तो इट इज ग्रेजुअल, धीरे धीरे कम होगा और फिर ठंड एकदम से नहीं पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ेगी, फिर ज्यादा ज्यादा, इसको बोलते हैं ग्रेजुअल, धीरे 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 धीरे। एक होता है एब्रप्ट, जैसे आप यूएस में जाओगे, यूएस में क्या होता है, अच्छा सनी डे है, बहुत सनी डे है, ठीक है, धूप निकली है, अचानक से आप अगले दिन देखोगे खूब जोर जोर से बारिश हो गई, टेम्परेचर नीचे गिर गया, इतनी ठंड हो गई कि आपको जैकेट्स पहन के बाहर जाना पड़ा। इसको बोलते हैं सडन चेंज, एब्रप्ट चेंज, एकदम से हो गई, तो वही है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट टाइप का कॉन्टैक्ट आता है लेटरल कॉन्टैक्ट। अब लेटरल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, देखो मैं बताता हूं आपको। थोड़ा सा इसको ठीक से बनाते हैं। ये मैंने क्या बनाया है, मैंने ओशन बेसिन बनाया है। ओशन बेसिन ना एक्चुअली में ऐसा दिखता है, ये वाला पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आपके लिए टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। इसको आप समझ लो बैथियल जोन बोलते हैं, डीप बैथियल या फिर हेडल जोन। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये तीन जोन मैंने क्यों लिखे हैं, इनमें अंतर क्या है मैं बता देता हूं। इनमें अंतर एक है स्लोप का, ठीक है, दूसरा है डिस्टेंस, डिस्टेंस या डेप्थ। स्लोप बहुत कम है, स्लोप ग्रेजुअली बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और गहराई होती जा रही है, स्लोप एकदम फ्लैट हो गया और बहुत गहराई है, ठीक है। ये सी लेवल, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, यहां से नदी आती है, नदी जब आती है तो सेडिमेंट लेके आती है। अब नदी जब इससे टकराएगी समुद्र से, तो नदी का क्या काम है, सबसे पहले नदी क्या करती है, जो सबसे मोटा वाला पार्ट है, जो सबसे कोर्सर सेडिमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। फिर नदी क्या करती है, जो इससे हल्के वाले पार्ट साइज है, पार्टिकल साइज है, उनको यहाँ पे डिपॉजिट करती है। फिर क्या करती है, कौन सा कलर, फिर उसके बाद इससे भी लाइट वाले जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ डिपॉजिट होते हैं। समझ रहे हो ना, क्योंकि इसकी ताकत खत्म होती जा रही है, प्लस समुद्र भी मिल रहा है।
और फिर यहाँ से जो हवा में डस्ट वगैरह होती है या बहुत फाइन माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स यहाँ पे ऐसे नीचे आके डिपॉजिट होंगे यहाँ से, और यहाँ पे एकदम फाइन पार्टिकल डिपॉजिट होंगे। ठीक है, इस तरीके से चलता है। ठीक है भाई, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो टाइप है ना इसको हम बोलते हैं सैंडस्टोन। ये वाला जो टाइप है इसे हम बोलते हैं शेल, सेडिमेंट्री रॉक के टाइप्स है, इसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, सैंडस्टोन शेल, सैंडस्टोन शेल, ऐसे बनते हैं समुद्र के अंदर। ठीक है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं ऐसे ना बना के अब मैं आपको कायदे से चीज बना के दिखाऊं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा भाई ये मेरा सैंडस्टोन डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, सैंडस्टोन के आगे ये मेरा लाइमस्टोन शेल डिपॉजिट हो रहा है, और शेल के आगे ये मेरा लाइमस्टोन डिपॉजिट हो रहा है। अगर मैं ऐसे चलूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, सैंडस्टोन दिखेगा, फिर शेल दिखेगा, फिर लाइमस्टोन दिखेगा, दिखेगा ना। अब आप देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, चतुराई से मैंने क्या चीज छुपा ली। ये जो कॉन्टैक्ट है ये एक से दूसरे में कॉन्टैक्ट है, ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये एक से दूसरे में कॉन्टैक्ट है। अब ये कॉन्टैक्ट ऐसे है, पहले वाला कॉन्टैक्ट ऐसे था, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लेटरल कॉन्टैक्ट, लेटरल कॉन्टैक्ट इस तरीके से। तो एक कॉन्टैक्ट ये भी होता है, एक वर्टिकल कॉन्टैक्ट होता है, एक लेटरल होता है, एक तीसरे तरीके का कॉन्टैक्ट भी होता है। ये समझ में आया ना? ठीक है, इरेज करते हैं इसको। तीसरे तरीके का कॉन्टैक्ट होगा इंट्रूसिव कॉन्टैक्ट। अब ये इंट्रूसिव क्या है भाई, इंट्रूसिव बहुत सिंपल चीज है, कुछ नहीं है। मतलब हमारे पास मान लेते हैं एक सैंडस्टोन था या फिर शेल, कोई भी लेयर मान लो आप। ठीक है, सैंडस्टोन मान लेते हैं हम, सैंडस्टोन ही चल रहा है इतनी देर से। ऐसे करके एक लेयर थी सैंडस्टोन की। ठीक है, सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन। ठीक है, एसएसटी हम सैंडस्टोन के लिए लिखते हैं। फिर क्या हुआ, फिर अचानक से ना यहां से नीचे से वोल्केनिक एक्टिविटी है, वोल्केनिक एक्टिविटी, एक वोल्केनो इरप्ट हुआ, और इस वोल्केनो ने क्या किया, एक लावा की बॉडी ऐसे लाके यहाँ पे बिखेर। अभी ये पूरा का पूरा क्या हो गया, लावा जनरेट। तो इस अभी कॉन्टैक्ट है ना, आप देखो, तो ये जब ठंडा हो जाएगा, ये लावा जब ठंडा हो जाएगा तो ये बनेगा इग्नियस रॉक। क्या बनेगा, एक इग्नियस रॉक बनेगा। ठीक है, तो अब जब मैं चाहे तो ऐसे चला जाऊं, चाहे तो ऐसे चला जाऊं, मुझे ये कॉन्टैक्ट मिलेगा इन दोनों के बीच में। किसके बीच में, सैंडस्टोन और इग्नियस बॉडी के बीच में ये कॉन्टैक्ट मिलेगा, ये कॉन्टैक्ट मिलेगा। ये कॉन्टैक्ट है ना हर जगह पे, कोई इसकी डायमेंशन बता नहीं सकता मैं कि भाई वर्टिकल है लेटरल क्या है, नहीं बता सकता। तो ऐसे कॉन्टैक्ट्स को हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, इंट्रूसिव कॉन्टैक्ट्स जनरली बताइए कैसे बनते हैं, ये कुछ ऐसे बनते हैं जैसे कि ये मान लो हमारे पास लेयर थी ना, ये मेरे पास लेयर थी, क्या है ये, सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन या कोई सेडिमेंट्री रॉक है। तो जब नीचे से लावा आता है, ये आया लावा इस तरीके से, या तो ये ऐसे आएगा या फिर ये कभी कभी इस लेयर में ऐसे घुस जाता है, समझ लो, या तो ये इस तरीके से बैठ जाता है बैठ, या फिर ये इस तरीके से वर्टिकली ऐसे चला। तो ये जो इस तरीके से लेटरली बैठ गया यानी लेयर के अंदर घुस गया, लेयर के साथ पैरेलल, क्या बोल रहा हूं मैं, पैरेलल है अगर ये किसके, होस्ट बॉडी के। होस्ट बॉडी समझते हो ना आप, कुछ भी नहीं है, होस्ट बॉडी मतलब जिसके अंदर जा रहे हो, अगर पैरेलल है तो इसको हम बोलते हैं सिल, या फिर कॉनकॉर्डेंट बॉडी, कॉनकॉर्डेंट बॉडी। सबका एक ही मतलब है, कॉनकॉर्डेंट मतलब जिस लेयर में घुस रहा था उस लेयर के अकॉर्डिंग बैठ गया, बैठ गया उस लेयर के। जैसे कुछ मेहमान होते हैं ना हमारे घर में आते हैं जब, जैसे भी हम रात को सोते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं वो वही खाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं। तो ये वो है कॉनकॉर्ड। ये वाला जो है ये ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इसको दूसरे कलर से कर दूं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए, लाल ही ले लेते हैं। ये वाला जो है ये, इसने क्या किया, इसने कहा भाई लेयर की परवाह नहीं है मेरे को, मैं तो अपना नया रास्ता बनाऊंगा, अपना नया रास्ता बनाऊंगा। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट या फिर डाइक्स। ये वो है फूफा जो कहते हैं नहीं, हम भाई अपने घर पे चाहे कैसे भी सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पे हम
मेहमान के घर में बेसिकली हम जो है अपने हिसाब से सोएंगे एकदम, ठीक है, अपने हिसाब से खाना खाएंगे, ये वो है जो अपनी मनमर्जी करते हैं, इन्हें बोलते हैं कॉन्कॉर्डेंट्स या डाइक्स। क्या चल रहा था टॉपिक? स्ट्रैटिग्राफिक कॉन्टैक्ट्स का टॉपिक चल रहा था, ठीक है। मैं आपको इंट्रूजन समझा रहा हूँ क्या है। तो अब ये इंट्रूजन है ना, ये पूरा। अब इस इंट्रूजन के भी दो टाइप्स है, पहला पैरेलल, दूसरा जब ये इसको चीरता हुआ बाहर निकल जाएगा, डिस्कॉर्डेंट या फिर डाइक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है लास्ट फॉल्ट कॉन्टैक्ट। फॉल्ट कॉन्टैक्ट में क्या होगा? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे मेरे पास ये 3 लेयर्स है, ठीक है ना। पहली लेयर, इसको हम बोल देते हैं, ऐसे मार्क कर देता हूं मैं इसको, ये है लेयर नंबर ए। फिर मेरे पास दूसरी लेयर है, इसको मैं प्लस से मार्क कर देता हूँ, ये हो गई लेयर नंबर बी। फिर इसको मैं डॉट से मार्क कर देता हूँ, ये हो गई लेयर नंबर सी, ठीक है जी। अब क्या होता है जियोलॉजी में ना, फॉल्ट्स होते हैं, मतलब हम फॉल्ट्स पढ़ते हैं कि एक ऐसे क्रैक डेवलप हो गया, क्या? फ्रैक्चर, आप समझो फ्रैक्चर हो, या फिर फॉल्ट बोलते हैं इसको, जियोलॉजिक टर्म है फॉल्ट, फॉल्ट, ठीक है। अब फॉल्ट क्या कराता है? फॉल्ट इसको क्रैक पड़ गया ना, फॉल्ट इसे मूव कराएगा, या तो ये ऐसे मूव करेगा या ऐसे मूव करेगा। इसके बेसिस पे अगर ये नीचे मूव करता है तो हम इसे बोल देते हैं नॉर्मल फॉल्ट है, ऊपर जाता है रिवर्स फॉल्ट, वो हमें नहीं पढ़ना। मैं आपको क्या बता रहा हूँ? फॉल्ट के टाइप्स बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मूव किस तरीके से कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मान के देखते हैं ये नीचे आ गया, एक नॉर्मल फॉल्ट है, ठीक है। अब ये जब नीचे आ गया ना, तो क्या कहानी बनने वाली है मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो, तो मुझे ना कुछ ये सिनेरियो देखने को मिलेगा, एक लेयर, 2 लेयर, ये लेयर नंबर ए थी, ये लेयर नंबर बी थी, और ये लेयर नंबर सी थी। बीच में क्या था? ये फॉल्ट था। इस फॉल्ट के अलावा हो गई मूवमेंट, यानी ये पूरा का पूरा ब्लॉक चला गया नीचे, जाएगा ना नीचे, तो क्या होगा? कुछ नहीं। मुझे क्या देखने को मिलेगा पता है? मुझे ये देखने को मिलेगा, यानी ये वाली लेयर उठ के नीचे आ गई, ये वाली लेयर और नीचे चली गई, और ये वाली बेचारी लेयर, ये ए, बी और सी, ये ए, बी और सी, ये उठ के नीचे चला। आप समझे मेरी बात? तो अब देखो, इस ए के आगे अचानक से सी आ गया, तो ये लेटरल कांटेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉल्ट की वजह से जनरेट हुआ है। इसके आगे, अब इसके ऊपर भी कुछ डिपॉजिट हो रहा होगा ना, आप समझो मेरी बात। इसके ऊपर यहाँ पे कुछ और डिपॉजिट हो रखा होगा, है ना, इस तरीके से, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। तो इसके सामने ये अजीब सी कोई चीज आ गई। तो ऐसे कॉन्टैक्ट्स को जो फॉल्ट डिस्प्लेसमेंट की वजह से हुए, उसको हम बोलते हैं फॉल्ट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, पेपर में आएगा, डायग्राम बना के आना है और 2-2 लाइन लिख के आना है सिर्फ, इजीली मार्क्स, ठीक है। चलो, तो ये हो गए स्ट्रैटिग्राफिक कॉन्टैक्ट्स। अब बात कर लेते हैं जरा अनकन्फर्मिटीज की, कि कितने टाइप की अनकन्फर्मिटीज होती है। अनकन्फर्मिटी समझ में आया था? अनकन्फर्मिटी मतलब कि भाई एक ब्रेक आ गया, ठीक है। पहली टाइप की अनकन्फर्मिटी मैं आपको बताऊं, ठीक है। एक ब्रेक, बेसिकली ये लेयर डिपॉजिट हो रही थी, ये चल रहा था, ये मतलब ये है टाइम 0, ये है टाइम मान लेते हैं 5 ईयर्स, ये है टाइम 10 ईयर्स, ये है टाइम 20 ईयर्स, ठीक है। ये डिपॉजिट हो रहा था इस तरीके से। ये डिपॉजिट क्या है? ये आप इसको मान लो सैंड डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, सैंड डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है बॉस। फिर क्या हुआ? फिर आया मेरे पास टाइम इज इक्वल टू 30 ईयर्स, रुक गया, सैंड डिपॉजिट होना रुक गया, ठीक है, रुक गया। तो इसका मतलब रुक जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, रुक गया ना, कोई इरोजन नहीं हो रही, मुझे नहीं पता है कि नहीं, बस रुक गया, कुछ देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसको? मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज अ पॉज इन सेडिमेंटेशन, पॉज इन सेडिमेंटेशन, ठीक है, पहला पॉइंट, पॉज इन सेडिमेंटेशन, ठीक है। फिर मैं क्या देखता हूं, थोड़े टाइम बाद यहां पे जो ये डिपॉजिट हो रहा था, इसकी जगह पे भाई साहब दूसरी चीज आके कोई डिपॉजिट होने लग गई। मान लेते हैं इसको हम बोल देते हैं क्ले, क्ले डिपॉजिट होने स्टार्ट हो, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 40 मिलियन ईयर्स, ईयर्स मान लो, टाइम इज इक्वल टू 50 पे ये चल रहा है,
टाइम इज इक्वल टू 60 पेज, क्ले डिपॉजिट होने लगी। ठीक है, क्ले डिपॉजिट होने लगी, यानी कि क्या देखा मैंने, एब्रप्ट चेंज देखा, एब्रप्ट चेंज इन सेडिमेंटेशन टाइम। ठीक है ना, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहां पे हम लिखेंगे नो एविडेंस ऑफ गैप। ये जो गैप है ना बीच में, यहाँ पे गैप आया ना t इज इक्वल टू 30 पे, क्यों अचानक से चेंज हो गया ना, ये गैप आया है यहाँ पे, लेकिन मेरे पास इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ऐसी टाइप की अनकन्फर्मिटीज को हम लोग बोलते हैं, आप बिग एंड बोल्ड में लिखेंगे इसको, डायास्टेम्स, डायास्टेम्स। ठीक है, अनकन्फर्मिटी नंबर 1 डायास्टेम। सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने हैं आपको इसमें, क्या, पॉज इन सेडिमेंटेशन, एब्रप्ट चेंज इन सेडिमेंटेशन, नो एविडेंस ऑफ सेडिमेंटेशन, नो एविडेंस ऑफ गैप, सॉरी। ठीक है, और ये एक डायग्राम, खत्म, पहली टाइप की अनकन्फर्म, बहुत सिंपल। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मान के चलते हैं सिनेरियो नंबर 2 लेते हैं। सिनेरियो 2 में क्या हो रहा है, जब ये सैंड यहां डिपॉजिट हो रहा था ना, तब मेरे को यहां पे ना एक फॉसिल मिल रहा था। ठीक है, कोई भी फॉसिल हो सकता है, किसी प्लांट का रिमेन हो सकता है, किसी एनिमल का रिमेन हो सकता है। क्या है ये, इसका मैं बता रहा हूं आपको, ये एक फॉसिल है, इसे हम बोल देते हैं फॉसिल नंबर ए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने देखा कि यार ऊपर वाली जो लेयर है ना मेरी, इस ऊपर वाली लेयर में मुझे दूसरे टाइप का फॉसिल मिल रहा है, मुझे ऐसा फॉसिल मिल रहा है इसमें। ठीक है, मतलब कि पॉज एंड सेडिमेंटेशन है, एब्रप्ट चेंज इन सेडिमेंट टाइप भी है, नो एविडेंस ऑफ गैप भी है, लेकिन एक चीज इसमें बढ़ गई है। वो क्या बढ़ गया है, इस नो एविडेंस ऑफ गैप, मैंने बोला ना है, इसको नहीं है ना, इसे हटाएंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे एविडेंसेस ऑफ फॉसिल। अब देखो, फॉसिल एविडेंस है ना, मतलब ये वाला फॉसिल सिर्फ यहां पे मिल रहा है, क्यों, क्योंकि इस वक्त पे जो कंडीशंस होंगी वो एक जैसी थी, तभी ए टाइप का फॉसिल मिल रहा है। वेयर एज ऊपर मेरे को ये वाला फॉसिल मिल रहा है, यानी फॉसिल बी है ये, मुझे ये वाला फॉसिल मिल रहा है, इसका मतलब चेंज क्यों हुआ होगा फॉसिल, भाई सीधी सी बात है ना, यहाँ पे जो एनवायरमेंट था अब वो यहाँ पे नहीं रहा, तो यानी मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि यहां से यहाँ पे कंडीशंस चेंज हुई है। पहले मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था, मेरे पास फॉसिल है, सपोर्टिंग एविडेंस। ठीक है, एविडेंस ऑफ फॉसिल, या फिर इसे बोलते हैं फॉनल एविडेंसेस ऑफ टाइम गैप, फॉनल या फॉसिल एविडेंस लिख लो यार इसमें ना, फॉसिल एविडेंसेस फॉसिल एविडेंस ऑफ टाइम गैप। तो ये हमारी अनकन्फर्मिटी नंबर 2 बन जाएगी। बस इतना ही फर्क था 1 और 2 में। डायस्टेम से हम आ जाएंगे अनकन्फर्मिटी नंबर 2 पे, अनकन्फर्मिटी नंबर 2 पे, जिसे हम बोलते हैं पैरा सीक्वेंसेस, पैरा सीक्वेंसेस, या फिर इसी का दूसरा नाम है नॉन सीक्वेंसेस, नॉन सीक्वेंसेस। ठीक है, अनकन्फर्मिटी नंबर 2, तो 1 को हटा के हम आ गए हैं 2 के ऊपर। तो इसमें भी हमें 3 पॉइंट लिखने हैं, ये तो सेम है फर्स्ट वाले जैसा, सिर्फ एक चीज बदल गई, फॉसिल्स देखने को मिल रहे हैं, फॉसिल्स। ठीक है ना, आप पैलेंटोलॉजी में पढ़ रहे होंगे फॉसिल्स के बारे में, कि भाई फॉसिल से, मैंने भी आपको बताया था कि फॉसिल
एक ये क्या था, ये रूल भी था एक, कि फॉसिल से हम कोरिलेट कर देते हैं कि एक लेयर में फॉसिल मिला है, अगर वो वाला फॉसिल मुझे कहीं भी मिलेगा मैं तुरंत इसको कोरिलेट कर दूं। ठीक है, नोट करो। ठीक है, अब इसे रब करना पड़ेगा। अब हम आएंगे थर्ड टाइप के, अनकन्फर्म। ठीक है, अब मान के चलो मेरे पास एक लेयर थी, ठीक है, इसे मैं बोल रहा हूं लेयर वन, ये डिपॉजिट हुई। ठीक है, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 1, टाइम इज इक्वल टू 2, टाइम इज इक्वल टू 3, टाइम इज इक्वल टू, फिर आता है टाइम 5, यानी टाइम बढ़ रहा है ना। तब क्या होगा, इरोजन स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगी। इरोजन का मतलब है काटना चालू कर देगा इसको। कौन काट रहा है अभी हम उस पर नहीं जा रहे, बस ये है कि यार यहाँ पे कोई काट रहा है, ये काट दिया पूरा, ऐसे ऐसे काट दिया इसको, ऐसे। ये ये क्या बना रहा हूं मैं, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये इरोजनल सरफेस बोलते हैं इसको, इरोजनल सरफेस। ठीक है, इरोजनल सरफेस। फिर क्या होगा, ये लेयर वन थी, फिर इसके ऊपर जाके लेयर टू डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, ऐसे। ये है मेरी लेयर टू। ठीक है, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 6, टाइम इज इक्वल टू 7, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है दूसरी लेयर इस पर डिपॉजिट होना शुरू होगी। तो ये जो इरोजनल सरफेस है, ये बन गई ना एक अनकन्फर्मिटी, है ना, इसी को बोलते हैं टाइप 3। मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखना है। सबसे पहली चीज जो हम लिखेंगे इसमें, पहले आपको समझ में आया, पहली चीज जो इसमें लिखेंगे, एविडेंस ऑफ इरोजन, एविडेंस ऑफ इरोजन कब, ड्यूरिंग टाइम गैप। जब टाइम गैप आया तब मेरे पास एविडेंस था इरोजन का। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, ये जो इरोजनल सरफेस है इसके ऊपर और नीचे वाली लेयर, क्या, लेयर्स आर पैरेलल बिलो एंड अबव द इरोजनल सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है मैं बताता हूं। ये जो इरोजनल सरफेस है इसके ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर पैरेलल है एक दूसरे, पैरेलल है ना, बिल्कुल एक के बाद एक पैरेलल। जनरली पैरेलल होती नहीं है चीजें, क्यों, क्योंकि जब वो डिपॉजिट हुई होती है उसके बाद उसमें डिफॉर्मेशन होता है, फॉल्ट बनते हैं या फोल्ड हो जाता है, तो कुछ तोड़ मोड़ या उबड़ खाबड़ देखने को मिलता है। तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है क्योंकि पैरेलल है। तो तीसरा पॉइंट मैं ये लिखूंगा, नो डिफॉर्मेशन, नो डिफॉर्मेशन ऑफ लोअर स्ट्रेटा, ऑफ द लोअर स्ट्रेटा। ठीक है, बिफोर बिफोर इरोजन, इरोजन से पहले इसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं, बस ये तीन टाइप, ये तीन चीजें आप लिख दो। तो इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं बिग एंड बोल्ड में डिसकन्फर्मिटी, डिसकन्फर्मिटी। टाइप नंबर 3, अनकन्फर्मिटी का टाइप नंबर 3 है डिसकन्फर्मिटी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों मैंने ये वाला इस पे एम्फोसिस किया। चौथे टाइप पे आ गए। सबसे पहले आप लिखोगे इसमें पॉइंट नंबर 1, डिपोजिशन
डिपोजिशन ऑफ लेयर, यानी कि क्या होगी, एक लेयर ऐसे डिपॉजिट होगी, ठीक है, ऐसे डिपॉजिट, ये है लेयर वन, पहला, सबसे पहला डिपोजिशन ऑफ लेयर। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो होगा टिल्टिंग, मतलब डिपोजिशन हुई, अब इसको हमने ऐसे टिल्ट कर दिया, या ऐसे टिल्ट कर दिया, यानी ये वाली लेयर अब आके ऐसे आ गई, ठीक है, ये सब जियोलॉजी में होता है टिल्टिंग एंड ऑल, ठीक है, ये ऐसे आके टिल्ट हो, दूसरा पॉइंट है टिल्टिंग, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इरोजन, यानी इसके ऊपर यहां पे ये ऐसे इरोजन होगी, ये इस पूरे सामान को हटा के ले जाएगा, पूरा ही मिट जाएगा वैसे तो, ये इसको हटा के ले जाएगा, और जो मुझे देखने में मिलेगा ऐसे, समझ में आ रहा है आपको, इरोजन, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, फिर डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ लेयर टू। अब इसके ऊपर जाके मान लेते हैं मेरे पास ये एक दूसरी लेयर आके बैठ गई, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ये सारे पॉइंट्स लिख दिए आपने, तो ये कहलाती है एंगुलर अनकंफर्मिटी, एंगुलर अनकंफर्मिटी। इसमें और पुराने वाले में क्या फर्क था, उसके अंदर टिल्टिंग नहीं हुई थी, नीचे वाले सेडिमेंट्री स्ट्राटा की टिल्टिंग नहीं हुई थी, वो अगर ये स्ट्राटा ऐसी की ऐसी रहता तो ये क्या बन जाता, ये डिसकंफर्मिटी ही बन जाता, लेकिन ये एंगुलर बन गया क्योंकि नीचे वाला टिल्ट हो गया, इसकी डिफॉर्मेशन हो गई है, टिल्टिंग का मतलब यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो गई है, तो ये यहां से आता है मेरा चौथा एंगुलर अनकंफर्मिटी, ठीक है। रेलेवेंट नहीं होगा आपके एग्जाम के लिए, लेकिन इसको ओवर स्टेप भी बोलते हैं, ठीक है, जस्ट जीके के लिए अगर ऐड करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी है, तो जितनी ये सारी लेयर्स होती थी ना, आपने देखा होगा ये सारी लेयर्स सेडिमेंट्री होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स थे ये सारे, ठीक है, मतलब इरोजन अनकंफर्मिटी के नीचे भी अनकंफर्मिटी के ऊपर भी सेडिमेंट्री रॉक्स है जिसकी मैं बात करूं, ठीक है। तो ये समझ में आया ना पहले, तो अब जो अगली टाइप है यानी लास्ट वाली जो टाइप है, उसमें क्या है, नीचे मेरे पास कोई इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक ऐसे डिपॉजिट होते हैं, भाई लावा आया, जैसी भी उसने शेप लेनी थी ले ली, ये क्या है, या तो ये होगा इग्नियस रॉक, या तो ये फिर होगा और है मेटामॉर्फिक रॉक। अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर आके एक सेडिमेंट्री रॉक डिपॉजिट होने स्टार्ट हो, ये है सेडिमेंट्री, ठीक है ना, तो हमें साफ पता चल रहा है भाई इग्नियस पहले बना, फिर उसके बाद आके ये बैठ गया, तो एक अनकंफर्मिटी है ना, तो इसको हम बोलते हैं नॉन कंफर्मिटी, नॉन कंफर्मिटी, दिस इज माय नॉन। तो ये 5 तरीके की है, ठीक है, आप इसे नोट कर लो, सेल्फ सफिशिएंट है ये, इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अलग से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ग्रेट डिबेट। अब देखो ये डिबेट है दो थ्योरीज के बीच का। पहली थ्योरी क्या कहती है, एक थ्योरी है कि जैसे आज हम देख रहे हैं रिवर्स आते हैं, डिपोजिशन करते हैं, हवा चलती है, विंड आती है, विंड डिपॉजिट भी करती है, इरोड भी करती है, और धीरे 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 चीजें चेंज होती है, ठीक है ना, धीरे धीरे चेंज होती है। दूसरा काउंटर प्रपोजल क्या होता है इसका, कि नहीं, एक बाढ़ आई, फ्लड आया और सब कुछ तहस नहस करके एक नई चीज बनाती है उसमें, वोल्केनिक इरप्शन हुई, एक अर्थक्वेक आया और सारा का सारा डायनेमिक्स चेंज कर दिया,
मतलब अगर मैं से फॉर एग्जांपल, आप कभी आप किसी पहाड़ पे जाओगे तो उस पहाड़ पे ना ऐसी बहुत सारी जगहें होती है जहां से आपको पूरा व्यू नजर आता है, ठीक है। नैनीताल में उसको बोलते हैं टिफिन टॉप। टिफिन टॉप, नैनीताल एक जगह है ना, उससे सब कुछ दिखता है। तो अगर मैं उस पर खड़े होकर देखूंगा तो मुझे इस तरीके की वैली बनी हुई दिखेगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लेयर्स हैं, यहाँ पे लेयर, ये पूरा का पूरा आप इमेजिन करके देखो, आप पूरा दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार ये बना कैसे होगा, ये बताओ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इसकी इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, जेनेसिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक स्टूडेंट आके बोलेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं इसके इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट ए आएगा और बोलेगा कि जी ये ना स्लोली डेवलप हुआ होगा, बहुत स्लो बना होगा, या फिर ग्रेजुअली बना होगा। ग्रेजुअली, जैसे कि आज चीजें हो रही है, धीरे 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 इरोजन होगी इसकी, वक्त के साथ इरोजन आपको पता है बहुत स्लो प्रोसेस है। डेपोजिशन होगी, बहुत स्लो प्रोसेस है ना। और तब जाके ये बना है, ठीक है। फिर एक बोलेगा हाँ इसमें टेक्टोनिक अपलिफ्ट हुआ होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जाके ये बना होगा। दूसरा स्टूडेंट बोलेगा नहीं 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 नहीं, बात कुछ जम नहीं थी। वो बोलेगा कि मैं आपको बताता हूँ इसके बनने का कारण। वो बोलेगा रैपिडली बना है, एकदम रैपिड तरीके से, यानी कि सडन, ठीक है, एकदम सडन। मैं पूछूंगा भाई कैसे बना है, बोलेगा हाँ ये लोग फ्लड है, वोल्केनोज है, मीटियोराइट इंपैक्ट्स है, इन्होंने बनाया होगा। मैं बोलूंगा यार ऐसे कैसे बना दिया होगा, वो मेरे को बोलेगा 66 मिलियन ईयर्स अगो एक मीटियोराइट आया था, चिक्सलप क्रेटर में गिरा था, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम देखेंगे, पूरे डायनासोर्स को तबाह कर दिया उसने। तो इतना बड़ा चेंज लेके आया। एक फ्लड आएगा आज, पूरी की पूरी शहर को डुबा के ले जाएगा। सुनते भी है ना, हम सुनते हैं कि कैसे किस तरीके से पूरा पूरा जो यदुवंश था वो बाढ़ में नीचे चला गया, समुद्र के अंदर चला गया, है ना। हम सुनते ही है ना ये सारी बातें। तो वो बोल रहा है, फिर वो बोलेगा भाई छोड़ो ना, बिग बैंग थ्योरी, ये लो बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जब हुई थी, वो कहेगा पूरी सृष्टि ऐसे बनी है। एक एक क्या बोलते हैं उसको, सिंगुलैरिटी थी, धमाका हुआ, उस धमाके से सब कुछ पैदा हो गया। उससे पहले ना टाइम था, ना स्पेस था, ना मैटर था, कुछ भी नहीं था, उसी से पैदा हुआ सब। तो बोलेगा देखो सबूत है हमारे पास, समझ रहे हो मेरी बात। दूसरा बोलेगा, इसको बोलूंगा भाई सबूत दो, तो बोलेगा कि सर प्रेजेंट डे रिवर्स को देखो, आप देखो किस तरीके से शेप कर रही है। आप प्रेजेंट डे ओशंस को देखो, आप देखो किस तरीके से उसमें एक एक करके सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। आप प्रेजेंट डे डेजर्ट्स को देखो, ठीक है। आप देखो ना ये सारी चीजें, आपको ये सब होता हुआ दिख जाएगा उसके अंदर। तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, ठीक है। और ये सारे के सारे ख्यालात, ये जो स्टूडेंट ए है, ये थे जेम्स हटन साहब के, जेम्स हटन। उन्होंने ही बोला प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। और इनके बाद इस कहानी को आगे रखा चार्ल्स लायल ने। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी का समर्थन किया, ठीक है। और इस थ्योरी का समर्थन करने वाले कौन लोग थे, ये सब, ये स्टूडेंट बी जो है, ये है जॉर्ज क्यूवियर्स, जो ये कहते थे, ठीक है। तो इस थ्योरी को, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, इस थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, फॉर्मिटेरियनिज्म, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। ये जो सडनली एक इंपैक्ट से हो गया, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म। तो ये चर्चा हमेशा चलती रहती है, एक डिबेट है कि जी ये हुआ है या ये हुआ है, कैसे बना है। कैटास्ट्रोफिज्म समझ में आया, एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट, एक बाढ़ आई, एक तबाही हुई, एक मीटियोराइट गिरा, कुछ सडन बड़े बड़े इवेंट्स हैं जिन्होंने शेप किया इस प्रेजेंट डे सिनेरियो।
जो आज हम देख रहे हैं। ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, प्रेजेंट में जैसे धीरे 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 ग्रेजुअली हो रहा है, सिंस प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, जेम्स हटन की बहुत मशहूर लाइन है। तो ये सब ऐसे बनाए, यूनिफॉर्मली बनाए, जैसे आज धीरे धीरे हो रहा है ऐसे ही पास्ट में भी यूनिफॉर्मली हो। ठीक है, इसको नोट करो। फिर मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट डे व्यू क्या है, इस डे मतलब ज्यादातर एक्सेप्टेबल व्यू आज के डेट में क्या है। आज की डेट का जो व्यू है उसको बोलते हैं एक्चुअलिज्म। एक्चुअलिज्म में क्या बोला जाता है, वो एक्सेप्ट करते हैं थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म को। क्यों? क्योंकि भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो आपको दिख रहा है आंखों के आगे आप उसको नेगेट कैसे कर सकते हो? आपके आंखों के आगे तो हो रहा है ना ये सब, तो पहले भी ऐसे ही हुआ होगा, इसी तरीके से होता आ रहा होगा, है ना? ये वाली चीज है। लेकिन ये साथ में इस चीज को भी एक्सेप्ट करते हैं, कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफिज्म। ये कहते हैं कि सम इवेंट्स मस्ट हैव बीन देयर, जिन्होंने आके मदद की हो इसको बनने। मतलब अगर मैं एक शहर देख रहा हूं, ठीक है, तो आप से पूछ रहा हूं कैसे बन रहा है, तो आप या तो ऐसे बोल सकते हो, अब उस शहर के अंदर ऑब्वियस सी बात है सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें नहीं होंगी, उसमें कुछ टूटे घर भी होंगे, कुछ झोपड़े भी होंगे, कुछ बसावटें ऐसी भी होंगी जो बहुत अच्छी नहीं है, जो टेम्पररी है, कच्चा है ना? तो अब आप या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हमने इंजीनियर्स लगाए, हमने मिस्त्री बुलाए, उन्होंने धीरे 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 लेयर बाय लेयर ईट रख के धीरे 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 इसको बनाया। ठीक है, जो छोटे मोटे शहर वो है झोपड़े वगैरह वो भी। दूसरा आएगा, ठीक है, दूसरा कहेगा नहीं आपने ऐसे तो बनाया, लेकिन इसके बीच बीच में एक बाढ़ आई होगी, उस बाढ़ ने छोटे छोटे सारे मकान तबाह कर दिए होंगे, उनकी जगह झुग्गी झोपड़ियां बन गई होंगी। तो वो इवेंट भी इंपॉर्टेंट है, आपका ये वाला इवेंट भी इंपॉर्टेंट है, आपका वो वाला इवेंट भी इंपॉर्टेंट है। दोनों ने मिलके शेप किया है आपके प्रेजेंट डे सिनेरियो को, उस थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ। ठीक है, तो आप अगर ये नहीं भी लिखोगे पेपर में तो चल जाएगा, आपके पेपर में आपको सिर्फ ये लिखना है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म क्या है और कैटास्ट्रोफिज्म क्या है। ठीक, दैट इज ऑल।